So hey everyone, this is Harsh Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences Raebareli। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने लास्ट 2 मंथ में आप किस तरह से अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी रख पाएं जिससे आप नीट 2024 में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर या फिर अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर किसी एम्स में ले पाएं। ये रिवीजन सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या चाहे उनका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी आपको ट्राई करना है, डेली के 2-3 घंटे निकालो और उसको रिवीजन के लिए दो, क्योंकि अब बिल्कुल भी ऐसा टाइम बचा ही नहीं है कि लास्ट के आप 10-15 दिन में रिवीजन कर लोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो डेली के 2-3 घंटे अभी से निकालना स्टार्ट करो और रिवीजन को दो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब आप बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बस रिवीजन और मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। तब तो आपको बिल्कुल अपना पूरा टाइम रिवीजन पर ही देना चाहिए। इस टाइम पर बात करते हैं कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी कोई कहते हैं कि रिवीजन करो, क्यों करना चाहिए यार रिवीजन, ये तो बताओ। तो देखो यार, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट जो उसमें बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि उसने रिवीजन बहुत ज्यादा की होता है। और रिवीजन इज ए टाइप ऑफ स्मार्ट वर्क, जिसमें आप स्मार्ट तरीके से चीजों को याद करते हो, वरना हार्ड वर्क से तो आप बार बार चीजों को याद करोगे। लेकिन रिवीजन एक टाइप ऑफ स्मार्ट वर्क होता है, और वो बात करने वाला हूं कि आज की वीडियो में हम किस तरह से उसे कर सकते हैं जिससे आपको अपना मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिले। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ट्राई करिएगा कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो पाए। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कितना रिवीजन करना चाहिए। तो देखो यार, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं ना हो जाए तब तक तुम्हें रिवीजन करते ही रहना चाहिए। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार ये 2 पेज की एनसीईआरटी है, जैसे पेज के इस लाइन में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट है, यहाँ पर इस पैराग्राफ की इस लाइन में ये लिखा है। ऐसा याद हो जाता है यार, मुझे भी हो गया था। क्योंकि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि तुमने क्या पढ़ा था, बस यही मैटर करता है कि तुम्हें कितना याद आ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें याद ही नहीं है और तुमने बिल्कुल दुनिया जहान की चीजें पढ़ ली, तुमने ट्रूमैन नहीं पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एम एस चौहान लगा लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेसिक नेम्ड रिएक्शन नहीं याद आ रहे हैं, तो उतनी एम एस चौहान लगाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तुम्हें जो बेसिक चीज है वो तो बिल्कुल ही आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब तुम एक प्रॉपर वे में बार बार रिवीजन करोगे। और देखो, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होनी चाहिए। कि वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन बताइए सब्जेक्ट वाइज अप्रोच मैं किस तरह से रखूं। तो देखो यार, फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स की थ्रू रिवाइज करना है। कैसे करोगे? तो देखो, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और बार बार उसको रिवाइज करते जाना है। कैसे? और अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो तुम किसी दूसरे के भी शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। लाइक मेरे शॉर्ट नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, तो अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वही है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं है तो किसी दूसरे का यूज करो या फिर मेरा यूज कर लो, लेकिन यूज जरूर करो यार शॉर्ट नोट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम प्रॉपर नोट्स को पढ़ने बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा और तुम पूरा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो इस टाइम पर टाइम को बहुत ही इफिशिएंटली यूज करना है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट जरूरी है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कहां से करोगे? फिक्स कर दो। एक तो पीवाईक्यू करना है और दूसरा आपको मॉड्यूल और डीपीपी के स्टार मार्क क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, ये स्टार मार्क क्वेश्चन क्या होता है, मतलब वो क्वेश्चन आप रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक बार तो चैप्टर पढ़ ही लिया है। तो जब आप पहली बार चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पर अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बनते हैं, उस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना होता है। क्यों? जिससे आप उसको रिवाइज करने जाए तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर ले और उसको आप स्ट्रांग बना ले। तो आपको बस वही क्वेश्चन को करना है जो आपसे पहली बार नहीं बने थे। और उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है और उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी साथ साथ करती जानी है। हम बात करते हैं, एक प्रो टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अब से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना कंप्लीट हुआ हो। क्योंकि ये टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी भी तुम अगर यही सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जाके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, तो यार तुम तो बहुत ही बड़े अभी दुविधा में फंसे हुए हैं। मैं सही बताऊं तो अगर तुम्हारा 80% भी सिलेबस हुआ है, 70% भी हुआ है, तो तुम तब भी मॉक टेस्ट दो। क्योंकि तुम 70% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन तुम वो देखना कि मैं उस 70% सिलेबस में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, वो जानना जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि जब मेरा 100% हो जाएगा तब मैं दूंगा। देखो यार, क्योंकि 100% किसी का ना कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, तो जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, देते जाओ यार। हम बात करते हैं कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होती है। तो देखो यार, इसमें आपको सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी पर ही स्ट्रिक्ट करना है। मैं ये बात दोबारा ही बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी। क्यों? और उसको भी आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है। आपको लगता होगा अभी कि एनसीईआरटी तो बहुत ही आसान है, तो लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये 2 बुक एनसीईआरटी के हर एक लाइन याद करना इतना भी आसान नहीं होता है। और इसके साथ ही आप इंपॉर्टेंट पॉइंट या शॉर्ट ट्रिक जो टीचर बताते हैं उसको भी एनसीईआरटी में इंक्लूड कर सकते हो।
और आपको क्या करना है, आपको याद करने वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट में कम फोकस करना है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज याद है तब तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे ना, वो तो ऑब्वियस है। फिजिक्स में ऐसा होता है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तब आपसे नहीं बन सकता। लेकिन बायोलॉजी में अगर आपको याद है तो वो फैक्चुअल रहेगा, वो तो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको इसमें याद करने वाला पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और आप याद किस तरह से कर पाओगे, आपको लिख लिख कर याद करना है। जैसे मैं क्या करता था, लाइक एनिमल किंगडम के एग्जांपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो उसको लिख के याद करो, उसको डायग्राम्स देखो। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, इवोल्यूशन में काफी ज्यादा एग्जांपल्स है, उसके फ्लो चार्ट्स है, तो वो आपको लिख लिख कर याद करने ही होंगे। उसके बाद आपको और वही सेंटेंस को हाईलाइट करना है जो आप सबसे ज्यादा भूलते हो और जिससे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर बैठो। आई नो कि एनसीईआरटी में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सारे हाईलाइट नहीं करने होते यार। आप बस उन पॉइंट को करो जो आप भूल जाते हो और जो कि पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा आ चुके हैं। और उसके बाद आपको वही सेम मॉक टेस्ट देनी है और उसकी एनालिसिस करनी है। हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को किस तरह से करना है। तो देखो यार, केमिस्ट्री में मैं दो सेगमेंट बांट रहा हूँ भी। इनऑर्गेनिक की तो बात हो गई, अब बची है ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो देखो यार, ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, रिएक्शन चार्ट बनाना है। और ये रिएक्शन चार्ट आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। इसको किस तरह से बनाना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि उम्मीद 2024 को किस तरह से यूज करें। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और इस वीडियो को देखो, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। रिएक्शन चार्ट में आपको क्या डालना है, जैसे सारे रिडक्शन रिएक्शन को एक जगह डाल दो, सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक जगह डाल दो, सारे हाइड्रोकार्बन के जो रिएक्शन है उसको एक जगह डाल दो। मतलब आपके एक दो पेज के अंदर आपके पूरे एक चैप्टर इंक्लूड हो जाने चाहिए। और उस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। क्योंकि अगर आप उसे बार बार देखोगे कि इसमें ये रिएजेंट डाला तो ये प्रोडक्ट बना, वो डाला तो ये बना, तो वो आपके एक दिमाग में एक फीडअप हो जाएगा। और ट्राई करो कि इसको लिखने का भी डेली। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, बिल्कुल फिजिक्स जैसा ही करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिवाइज करना है फिजिक्स की तरह, और रिवाइज करना है फिजिकल केमिस्ट्री को ऑन ए अल्टरनेटिव डे। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें सारे नेम्ड रिएक्शन भी कवर करने हैं इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज नोट माय दिस पॉइंट, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन से हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते यार। और उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको रिएक्टेंट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट जानना है, बाय प्रोडक्ट भी जानना है, स्टैंडर्ड कंडीशन भी जाननी है कि किस कंडीशन पे ये रिएक्शन हो रहा है। उसका अगर उस रिएक्शन के अंदर अगर कोई कैटलिस्ट यूज है तो उस कैटलिस्ट के बारे में भी जानना है, और साथ ही इंटरमीडिएट के बारे में भी जानना है कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हो, और इसको आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से आपको ये चीज़ें देखनी है और ट्राई करना है कि इसको आप अगर शॉर्ट नोट्स में अगर बना पाओ कि एक रिएक्शन में कि सब कैटलिस्ट वगैरह लिख कर, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको लास्ट टाइम फास्ट रिवीजन के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, वही पीवाईक्यू से, मॉड्यूल या डीपीपी के स्टार मार्क क्वेश्चन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक और एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में 160 प्लस 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स चाहिए तो आप सारे प्रॉपर्टीज जो भी कंपाउंड के दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ जाने। और उसके साथ ही कंपाउंड के यूजेस भी आपको काफी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर ईयर या इस साल ही इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं बताना चाहूँ तो ये एनसीईआरटी में हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की पहली पेज ही है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन जैसे दी है कि क्लोरामफेनिकॉल प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इफेक्टिव फॉर द टाइफाइड फीवर। ये एक यूनिक पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। या दूसरा तुम देखो, क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन को ही मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दोनों नाम भी सिमिलर है। वहां पे तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे कि क्लोरामफेनिकॉल किस में था, क्लोरोक्विन किस में था, कौन सा टाइफाइड कौन सा मलेरिया। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एनसीईआरटी का, और वही पहले पेज पर है, 12th क्लास की पहली पेज की एनसीईआरटी, तो ये आ सकता है। तो आपको इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे प्रो टिप एक देना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में दिया करता हूँ कि केमिस्ट्री से एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल को जरूर से करके जाना, और ट्राई करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइजेज को भी कर लेना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस दी रहती है, और उससे आपको काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस रिएक्शन में किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको अगर हम आगे इनिशिएट करें तो फिर किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नीट में आ जाते हैं कभी। और हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की ओर कि आपको शेड्यूल किस तरह से बनाना है अपने रिविजन करने का। तो देखो यार, बहुत लोग ये कहेंगे कि भैया मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा रिविजन करने का, मैं क्या करूं, मेरा बैकलॉग लगा हुआ है। तो मैं तुम्हारी सब बात को मान रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारे पहले किए गए पाप है। अगर तुम्हें उस पाप को धोना है तो तुम्हें तो यार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही होंगे यार। तुम मतलब एक भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें बायोलॉजी की एनसीईआरटी रिवाइज करनी है तो तुम्हें खाते खाते एनसीईआरटी रिवाइज करना होगा। मैंने भी किया था, इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है कि वो कैसे करेंगे यार, सब कोई करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर रहा होगा और तुमसे आगे निकल जाएगा।